हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर 5 अल्टरनेटर से आते महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आप सेकेंड ईयर का छात्र हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा आप अगर विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी कर रहे होंगे, उसमें ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम टॉपिक वाइज आपको वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को शानदार तरीक़ा से सॉल्व करते हैं, और प्रीवियस वीडियो की तरह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बताऊँगा, उसे आप अपनी नोट्स वगैरह में लिख लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर अल्टरनेटर होती क्या है, क्योंकि इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अल्टरनेटर, इसको हिंदी में प्रत्यावर्तक के नाम से जाना जाता है। नियत गति के कारण इसे सिंक्रोनस जनरेटर भी हम कहते हैं। और यह जो होती है अल्टरनेटर, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ या फेज के गणना करने का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अल्टरनेटर में फेज गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, E बराबर 4.4 प्लस FT। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान है। आप सभी लोग उम्मीद करते हैं इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा अल्टरनेटर जो होता है वो सिंक्रोनस जनरेटर की तरह कार्य करता है, यानी कि जनरेटर वाला नियम यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कॉर्क स्क्रू नियम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर राइट हैंड प्लम रूल, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर दूसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। बात हुई है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इस नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है वह चालक की गति को दर्शाता है, तर्जनी उंगली जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, और मध्यमा जो होती है ईएमएफ की दिशा को बतलाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ हम चूज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया अल्टरनेटर का भाग का नाम बताइए। यानी कि यह जो चित्र दिया हुआ है अल्टरनेटर के, यह किस भाग को दर्शाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्टेटर, दूसरा ऑप्शन है एक्साइटर, तीसरा ऑप्शन है सेलिएंट पोल रोटर, और चौथा ऑप्शन है स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसे हम सेलिएंट पोल रोटर के नाम से जानते हैं। बात हुई है सेलिएंट पोल रोटर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए। सेलिएंट पोल रोटर में एयर गैप सभी जगहों पर एक समान होती है, इसकी अक्षीय लंबाई कम तथा व्यास अधिक होती है, और इस रोटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा का हम सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवीए में, दूसरा ऑप्शन है किलोवाट में, तीसरा ऑप्शन है मेगावाट में, और चौथा ऑप्शन है केवी में। ठीक है,
तो ये जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दोनों को हम केवीए में व्यक्त करते हैं या एमवीए में। केवीए का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर और एमवीए का मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर पांचवा का हम ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपसे पूछ दिया गया है इसमें कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको हालांकि यहाँ पर ऑप्शन अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम आपको लिख करके बता देंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, VNL माइनस VFL बटा VFL इंटू 100। कहने का मतलब है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 7 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, यह छोटा सा न्यूमेरिकल है और इस तरह के 4 से 5 हम न्यूमेरिकल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में 1000 RPM पर 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 25 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 40 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 50 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 60 हर्ट्ज। तो एक फार्मूला होता है F बराबर यहाँ पर P इंटू N बटा 120। तो यहाँ पर P दिया हुआ है कितना, पोल की संख्या है 6 गुने N कितना है, नंबर ऑफ टर्न 1000। तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे और 120 से भाग देंगे। 6 गुने 1000 कीजिएगा तो 6000 और 120 से भाग दीजिएगा तो 12 पचे 60, यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया, यहाँ पर 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसी फार्मूला की सहायता से। यहाँ पर आपको आवृत्ति दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और पोल की संख्या दिया हुआ है, आपको गति निकालना है। तो यहाँ पर n इक्वल टू अब जो फार्मूला हो जाएगा आपको n बराबर F इंटू 120 बटा पोल की संख्या। तो पोल की संख्या को P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर F दिया हुआ है कितना, 50 हर्ट्ज, गुने 120 करेंगे तो 50 गुने 120 करेंगे 6000 और पोल की संख्या 2 है तो 6000 को 2 से भाग दे देंगे तो 3000 RPM। राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। 8वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है 2 अल्टरनेटर का समानांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज बराबर होने के कारण बुझ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज और आवृत्ति बराबर होने के कारण बुझ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वोल्टेज एवं पावर रेटिंग बराबर होने के कारण बुझ जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है अल्टरनेटर में आवृत्ति समान होने की वजह से बुझ जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में अब जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। वोल्टेज और आवृत्ति समान होने के कारण जो इसका शर्त को पूरा कर देते हैं, इसलिए यह स्थिति में लैंप जो है बुझ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 9वां का बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या शर्त हैं उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, समानांतर क्रम में प्रचलन करने के लिए जो जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग का प्रभाव को भरपाई कैसे करेंगे। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अल्टरनेटर की गति कम करके, दूसरा ऑप्शन है फील्ड उत्तेजना में धारा को कम करके, तीसरा ऑप्शन है फील्ड उत्तेजना में धारा वृद्धि करके और चौथा ऑप्शन है अल्टरनेटर की गति बढ़ा करके। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फील्ड उत्तेजना में वृद्धि करके हम अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया को
प्रभाव को हम कम करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है सिक्रोस्कोप का उपयोग क्या है, यानी कि हम सिक्रोस्कोप का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें, दूसरा ऑप्शन है फेज अनुक्रमण को समायोजित करें, तीसरा ऑप्शन है आपूर्ति आवृत्ति को समायोजित करें, और चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट किया है तो धारा हो गया है, गलत है, यहाँ पर इंग्लिश देख लीजिए इसका अच्छा है, इंडिकेट द कोरेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग। ठीक है, यानी कि समानांतर क्रम संयोजन का सही संकेत के बारे में सिक्रोस्कोप का उपयोग कहलाता है, यानी कि हमारा समानांतर क्रम संयोजन सही से उसका पूरा कर रहा है, तुल्यकालिता को सही पूरा कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 11 का हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का क्या नाम है, यानी कि अल्टरनेटर के रोटर पर जहाँ डीसी प्रदान किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक्साइटर, दूसरा ऑप्शन है इन्वर्टर, तीसरा ऑप्शन है कन्वर्टर, और चौथा ऑप्शन है सिक्रोनाइजर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 12 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, उसे हम एक्साइटर यानी कि उत्तेजक के नाम से जानते हैं। अल्टरनेटर में एक्साइटर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रोटर पर इसे स्थापित किया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे कि अल्टरनेटर में रोटर पर किसे स्थापित किया जाता है, तो एक्साइटर को स्थापित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 110 से 250 वोल्ट के बीच डीसी प्रदान किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्राइमर मूवर के द्वारा अल्टरनेटर को सॉफ्ट पर घूमने लगता है, जिसके कारण डीसी शंट जनित्र अर्थात एक्साइटर भी घूमने लगता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है तांबे के नुकसान को कम करता है, दूसरा ऑप्शन है वायु हानि को कम करता है, तीसरा ऑप्शन है हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, और चौथा ऑप्शन है विभव विनियमों में सुधार करता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन में सुधार करता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे, 13 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अल्टरनेटर के समानांतर संचालन करने के लिए पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि जब हम अल्टरनेटर का समानांतर क्रम में चलाते हैं, प्रचलन करते हैं, तो कौन सा सबसे पहला शर्त को पूरा करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रेटिंग समान होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है फेज अनुक्रमण समान होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है रोटर प्रतिबाधा समान होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 14 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 4 पोल और 50 हर्ट्ज, और इसकी गति आपसे पूछा गया है। तो यानी कि n बराबर फार्मूला जो कि अभी हम ऊपर में आपको सॉल्व कराए थे, n बराबर का होता है f इंटू 120 बटा पोल की संख्या बटा p लिख देंगे। यहाँ पर f दिया हुआ है कितना, 50 हर्ट्ज दिया है, 50 से 120 में गुना कीजिएगा 6000 आ जाएगा, और पोल की संख्या 4 है, 4 से जब भाग दे दीजिएगा तो 15 चौके 60 होता है, यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है। बार बार आपको हम इसलिए इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपको सूत्र एकदम ध्यान में रहे, इम्पोर्टेंट है क्योंकि।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, दो अल्टरनेटर के समानांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टर्मिनल वोल्टेज के कारण एक लैंप बुझ जाता है। दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होने के कारण एक लैंप बुझ जाता है। तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज और फेज अनुक्रम बराबर होने के कारण एक लैंप बुझ जाता है। और चौथा ऑप्शन है दोनों अल्टरनेटर की समान आवृत्ति प्राप्त करते हैं तब एक लैंप बुझ जाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं तो एक लैंप बुझ जाता है। तो 16 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज कम होने लगता है, तो आखिर उसका क्या कारण है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फील्ड रेजिस्टेंस के कारण। दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तीसरा ऑप्शन है इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण। और चौथा ऑप्शन है आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 17 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण टर्मिनल वोल्टेज कम होने लगता है यदि भार बढ़ता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज किए। 17 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एसी जनरेटर को पूछ दिया है कि उसमें डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाता है। ऑलरेडी इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। एक आपको चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा यह अल्टरनेटर है। थोड़ा सा आपको हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से इसका फिगर है और आपसे पूछा गया है कि यह किस प्रकार का अल्टरनेटर है, इसका क्या नाम है। ठीक है, तो आइए इसके 4 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ब्रशलेस अल्टरनेटर। दूसरा ऑप्शन है 3 फेज अल्टरनेटर। तीसरा ऑप्शन है एकल फेज अल्टरनेटर। और चौथा ऑप्शन है सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ब्रशलेस अल्टरनेटर। ठीक है, तो 19 का राइट ऑप्शन ए के साथ हम चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पोल की संख्या दिया हुआ है, 2 पोल है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। आरपीएम यानी कि गति की गणना करना है। इससे संबंधित हम आपको ऊपर में सॉल्व करा दिए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप सॉल्व करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है क्षेत्र में दोष पता लगाना इसमें आसान होता है। दूसरा ऑप्शन है अल्टरनेटर के साथ लोड कनेक्ट करना आसान होता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर रनिंग के दौरान गर्मी को फैलाना आसान होता है। और चौथा ऑप्शन है 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेज की संख्या कितना भी हो। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 21 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है और फेज की संख्या चाहे उसमें हम कितना भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर यही फायदा इसका है, राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखें। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 इस टॉपिक से आखिरी क्वेश्चन है। इसके अलावा हम अल्टरनेटर पर 2 अलग वीडियो दे दिए हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें भी अति महत्वपूर्ण MCQ को सॉल्व कराया गया है। ठीक है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विचलन को रोकता है, दूसरा ऑप्शन है अधिक वोल्टता से संरक्षण देता है, तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से संरक्षण देता है और चौथा ऑप्शन है अल्टरनेटर को ओवरलोडेड से बचाता है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 22 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। विचलन को यह रोकता है। कौन? फील्ड उत्तेजना को धारा बढ़ाने से यह विचलन का मान को रोकता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर 22 का ए के साथ चला जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसका हम PDF लिंक अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ से ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।